का विघटन करके नीति आयोग बनाया था और नीति आयोग के गठन के साथ एक मुख्यमंत्रियों का समूह बनाया गया था जो खास तौर से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में इसकी समीक्षा करके आवश्यक सुझाव देने के लिए वो समूह बनाया गया था। उनके ही भाजपा शासित प्रदेश के ही मुख्यमंत्री इसके संयोजक भी थे और उस समूह ने सारे चीजों की समीक्षा करके अनुशंसा की कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या सीमित होनी चाहिए, बल्कि उसने कहा है कि प्राथमिकता से इसकी संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आज हालत क्या है, इसकी संख्या दोगुनी तिनगुनी से ऊपर लगभग 90-100 पहुंच रही है। महोदय अब कहिएगा जी इससे क्या घाटा है या क्या परेशानी है। अब परेशानी ये होती है महोदय कि वो एक योजना जिसका नाम अभी जैसे मनरेगा का नाम वो कह रहे थे, मनरेगा का मालूम होता है केंद्र सरकार चलाती है, अनेक योजनाएं हैं, समग्र शिक्षा अभियान है या कोई दूसरी योजना है, उसका नाम तो वो रख दिए कि केंद्र सरकार की योजना है, पूरे देश में चल रही है, लेकिन करते क्या है कि उसमें शेयरिंग पैटर्न कर देते हैं। माने केंद्र की हिस्सेदारी भी होती है, राज्य सरकार के भी को भी वित्त लगाना पड़ता है और ये लोग केंद्र सरकार अपने दायित्वों से किस तरह पीछे भाग रही है, ये महोदय अगर इस पर गौर करिएगा तो सिर्फ एक चीज केंद्र प्रायोजित योजना की संरचना से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये यूपीए की सरकार में जो शुरू हुआ, यहां तक कि महोदय एनडीए की भी हुकूमत जब दिल्ली में थी, श्री वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत जब तक थी, तब तक इस योजना का जो स्वरूप था ये उससे बदलकर समझिए केंद्र सरकार अपने दायित्वों से सीधे मुकरते जा रही है। जो योजनाएं पहले 90-10 के अनुपात में थी, यानी 90 रुपया केंद्र सरकार देती थी, 10 रुपया राज्य सरकार को लगाना पड़ता था, वो 90-10 से 75-25 हुआ। मतलब 90 से वो 75 कर लिए अपना, फिर 75-25 से 60-40 हुआ और अब 50-50 कर दिया। अब मतलब समझ लीजिए जो 50 रुपया वो देंगे, 50 रुपया राज्य सरकार अपने संसाधन से लगाएगी, तब वो योजना चलेगी, लेकिन नाम होगा कि ये केंद्र की योजना है। तो हमने केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा कि इस तरीके से आप ही का जो मुख्यमंत्रियों के समूह की अनुशंसा है, जिसे तकनीकी रूप से केंद्र सरकार ने इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे। ये इस केंद्र प्रायोजित योजना की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक तो अपने दायित्वों से पीछे हट रहे हैं, अपना अंशदान घटाते जा रहे हैं, और दूसरे महोदय सबसे जो दुखदाई बात होती है, राज्यों के लिए जो सबसे अधिक परेशानी का अवसर पैदा होता है, वो इस कारण से कि जो भी उनको देना रहता है कभी समय पर नहीं देते। अब समग्र शिक्षा अभियान की बात ले लीजिए, एक तो कर दिए 60-40, 90-10 से घटाते, उस समय तो 100% से शुरू हुआ था। अब इस अभियान के राशि से हम शिक्षकों को वेतन देते हैं। अब आप समझिए कि ये लोग 5-6 महीने तक कोई पैसा नहीं देते। पिछले साल 21-22 का अगर आंकड़ा लीजिए तो 15,500 करोड़ में 13,500 करोड़ जो कुल राशि खर्च हुई थी, उसमें से 8,500 उनको देना था, 4,500 हम लोग को लगाना था, लेकिन वो खुद दिए 3,500 करोड़, हम लोग को 8,500-9,000 करोड़ लगाना पड़ा, और तब जाके हम अपने शिक्षकों को वेतन दे पाए। तो इस तरीके से हमने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुकर के राज्यों को जो वित्तीय दबाव में आप पहुंचाते जा रहे हैं, अब हमको अपना पैसा, अपने संसाधन का भी पैसा उनकी योजना
जो चलती है उस हेड में डालना पड़ता है उनका पैसा निकालने के लिए। और अपने पैसा निकालने पर जो सुनिएगा महोदय शर्त, तो एक से एक नए नए शर्त लगाते जा रहे हैं, जिससे कि जितना मुश्किल से राज्य केंद्र के द्वारा दिया हुआ पैसा ले सके। एक तो हम अपना पैसा उनके फॉर्मेट में डालते हैं, मतलब हमारी वित्तीय स्वायत्तता पर आघात हो रहा है। दूसरे, हमको जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, मतलब हमको जो अपने पैसा, अपना संसाधन को अपने प्रायोरिटी के हिसाब से खर्च करने की जो स्थिति थी वो भी खत्म हो गई। अपना पैसा उनके साथ लगा के तब हम उस पैसा का मतलब उपयोग कर सकते हैं। अगर देर करिए तो ये आंकड़े बड़े जबरदस्त रूप से कहे जाते हैं कि केंद्र सरकार ने इतनी राशि दी, बिहार सरकार ने खर्च नहीं की। ये समझिए खास तौर से जानबूझ के बिहार के वित्तीय व्यवस्था को ध्वस्त करके सरकार को जलालत की स्थिति पहुंचाने की ये साजिश चलती है। ये हमने वहां कहा है कि ये सही तरीका नहीं है। अरे आप अगर यूपीए या हम लोग का सुझाव नहीं मानते हैं तो आदरणीय वाजपेयी जी का जो मॉडल था उस समय जो होता था महोदय, बिहार की वित्तीय स्थिति उनके समय में जब हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ चल रहा था, बहुत आफियत की स्थिति थी। वो कभी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में कभी राज्यों पर इस तरह का वित्तीय दबाव या वित्तीय संकट में डालने की कोशिश नहीं होती थी, लेकिन आज लगातार कर रहे हैं। अब सेस समझिए, सेस की राशि महोदय, हमने वो भी कहा है कि सेस लगाने का या सरचार्ज लगाने का जो संविधान में प्रावधान है महोदय, स्पष्ट है कि ये एक निश्चित समय के लिए किसी खास काम के लिए खास मकसद से होगा। अब जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ये सेस लगाते हैं, सरचार्ज लगाते हैं, मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य उसका क्रैश करके न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया, लेकिन ये अपना सेस बढ़ा बढ़ा के बाजार में तेल की कीमत कम नहीं होने दी, लेकिन सेस उससे वसूलते गए। और इसमें भी इनकी चाल है कि जब वो निश्चित समय के लिए सेस लगाने का प्रावधान है संविधान में, तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 40 साल से सेस और सरचार्ज चल रहा है महोदय। हमने कहा कि अगर ये सेस और सरचार्ज इस तरीके से अस्थायी रूप से आप चला रहे हैं तो इसको जो ड्यूटी है, जो एक्साइज ड्यूटी है या कोई टैक्स है जिस पर आप सरचार्ज या सेस लगा रहे हैं, उसका पार्ट बना दीजिए। अगर वो ड्यूटी और टैक्स का पार्ट बन जाता है तब वो डिविजिबल पूल में चला जाएगा, राज्यों को भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी टैक्स में उसको शामिल नहीं कर रहे हैं, सेस और सरचार्ज के रूप में चला रहे हैं, क्योंकि वो मतलब विभाज्य नहीं है, अविभाज्य है, वो सेंटर के एकाधिकार में रहता है। फिर अपने मन से करेंगे, हक हमारा भी है, राज्यों का भी है, लेकिन वो हक नहीं देंगे और एहसान जताने के लिए कोई योजना चला देंगे। हमने कहा है कि अगर आपको योजना चलानी है तो आप केंद्रीय योजना के रूप में चलाइए, जो 100% आप अगर केंद्र की योजना कहते हैं तो 100% पैसा दीजिए, नहीं तो राज्यों को जो संसाधन उपलब्ध है राज्यों को अपने हिसाब से खर्च करने दीजिए। तो महोदय, ये जो हमको अनुपूरक लाना पड़ा है, इसमें वो पैसे जो केंद्रांश समय पर नहीं मिलने के कारण राज्य को अपने संसाधन से लगाने पड़ते हैं, इसलिए भी उसके आगणन को, कैलकुलेशन को हम लोगों को रिवाइज करना पड़ता है, वहां पे अधिक प्रावधान करना पड़ता है, वो समय पर देते नहीं है। इसी तरीके से महोदय अभी जो श्रवण जी बता रहे थे उसकी बात अगर देखेंगे तो इसमें जो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है इसमें अधिकतर